और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां एक तरफ अलग अलग राज्य कोरोना से जूझ रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ कर्म योगी की विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की तारीफ की है कि योगी ने हालात पर कैसे काबू पाया, क्योंकि कर्म योगी पूरी तरह से एक्शन में। आपको याद होगा ये तस्वीर तब की है जब योगी को कोरोना हो गया था, कोरोना पॉजिटिव, योगी भी एक्शन में थे। नीचे देखिए, वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की दर में कमी आई है और WHO खुद योगी की तारीफ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार 3 दिन में 3 अलग अलग जोन जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में थे, ये देखिए लखनऊ के हज हाउस पहुंचे योगी आदित्यनाथ, उनके साथ खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। हज हाउस को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। 225 बेड का यह हॉस्पिटल है, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी मौजूद है। इसके अलावा HAL और राज्य सरकार ने मिलकर इसे बनाया है। तो यानी योगी आदित्यनाथ 3 दिन में अलग अलग 3 मंडल जा चुके हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे, तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, योगी अयोध्या पहुंचे, रामनगरी अयोध्या पहुंचे, श्री राम एयरपोर्ट पर उतरे। उसके बाद योगी कोविड कमांड सेंटर गए। ये कोविड कमांड सेंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां योगी ने टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर दिया है और वहां के DM अनुज से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो योगी आदित्यनाथ खुद अपने गृह जिले गोरखपुर भी पहुंचे, जहां से योगी आते हैं, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने खुद वो खुद पूजा की, हालात को देखा, और योगी आदित्यनाथ की कोशिश ये है कि कर्म योगी लगातार कदम उठा रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन क्योंकि वो खुद एक महंत भी है और यकीन भी करते हैं, इसलिए उनका मानना है कि न सिर्फ इस वक्त दवा बल्कि प्रार्थना और दुआ का भी वक्त है। तो योगी पूरी तरह से एक्शन में है। देखिए जरा, योगी की WHO ने तारीफ की है। देखिए, कोरोना में कर्म योगी का राजधर्म। कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। एक्शन में कर्म योगी, जनता के बीच पहुंचे योगी। शहर शहर कर रहे हैं जनता से संवाद। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन कितने मुख्यमंत्रियों को आपने जनता के बीच जाते देखा है? टीवी पर तो सब नजर आते हैं, लेकिन जनता के बीच शायद ही कोई। एकमात्र योगी ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और खुद उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पिछले 3 दिनों में वो कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। अब तक वो मुरादाबाद, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या में हालात की समीक्षा कर चुके हैं। योगी जब कोरोना पीड़ित थे तब भी अपनी टीम 11 के साथ रोज बैठक करते थे, पल पल की खबर लेते थे और आम लोगों की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करते थे। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है। WHO ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। WHO ने तारीफ करते हुए कहा है, क्या कुछ कहा है आपको बताएं। WHO ने कहा है कि सबसे अधिक आबादी वाले, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गांव में भी घर घर जाकर लोगों के टेस्ट किए हैं ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके। योगी सरकार का ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का यह फॉर्मूला वाकई सराहनीय है। ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो इस वक्त कोरोना के हालात पर निगरानी बनाए हुए है, उसने तारीफ की है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग पलीता लगाने में पीछे नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक तरफ से संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात सामान्य हो, लेकिन उसके बाद जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई। इसमें जो जिला काजी थे उनके जनाजे की तस्वीरें हैं। उनकी मौत के बाद देखिए हजारों की भीड़ उमड़ी। तरफ फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाई। ये हजारों की भीड़ आपको जो नजर आ रही है,
कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए, बिना जानकारी दिए, कोरोना कर्फ्यू को तोड़ते हुए, कोरोना की जो गाइडलाइंस है उन्हें दरकिनार करते हुए ये हजारों की भीड़ पहुंची। देखिए जरा सड़कों पर निकली तो कैसे ऐसे संभलेंगे उत्तर प्रदेश के हालात। अगर ये तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, लोग हजारों की संख्या में बिना मास्क चले जाएंगे, तो कैसे उत्तर प्रदेश की स्थिति काबू में आएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। योगी आदित्यनाथ इस वक्त जिले जिले घूम रहे हैं, कोविड सेंटर, कोविड हॉस्पिटल घूम रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं बदायूं से, तस्वीरें डरा देने वाली थी ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश में कोरोना ग्राफ बढ़ रहा था। और देखिए लोग बाज आने को तैयार नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये जानलेवा वक्त है। इस वक्त घरों में रहिए, किसी के साथ आपके जज्बात हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन घर में रहकर उन्हें उनके लिए प्रार्थना और दुआ कर सकते हैं, ना कि ऐसे वक्त में हजारों की संख्या में बाहर निकलिए और उसके बाद संक्रमित शख्स के अगर संपर्क में आ गए तो आप न सिर्फ अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं बल्कि पूरे परिवार घर लौट कर आएंगे तो पूरे परिवार को भी आप संक्रमित करेंगे। लोग इस बात को भूल जाते हैं। ये तस्वीरें डरा रही हैं। तो न सिर्फ ये तस्वीरें बल्कि उत्तर प्रदेश से कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। आपने देखा कैसे हजारों की संख्या में लोग निकले, लेकिन देखिए तस्वीरें जरा। ये नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। अंग्रेजी शराब की दुकान है और ये देखिए दुकान खुली नहीं कि लाइन लगी नहीं। यहां से वहां तक आपको जो दिखाई दे रहा है, देखिए जरा, ये शराब की लाइन है। न सोशल डिस्टेंसिंग का पता है, न मास्क का पता है। मास्क लगा भी है तो लगाना न लगाना बराबर जैसी स्थिति है। ऐसे कैसे रुकेगा कोरोना? सवाल यही है। अकेले योगी आदित्यनाथ अगर सड़क सड़क घूमेंगे तो क्या इससे कोरोना रुक जाएगा? नोएडा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, एक और तस्वीर आपको दिखाने जाते हैं। देखिए कि ये खुद समाज का भी फर्ज है कि इस बात का एहतियात बरतें। ये देखिए हाथरस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ठंडी बियर की दुकान है और लाइन देखिए, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, लाइन लगी हुई है यहां से वहां तक। और इसमें सोचिए कोई भी कोरोना संक्रमित होगा तो क्या स्थिति होगी? शराब पीने जैसी हालत भी नहीं रह जाएगी, बेशक लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। ये बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की जो तारीफ हो रही है उस तारीफ को दरअसल ये चोट पहुंचा रहे हैं। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं जरा देखिए ध्यान से। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के हालात 3 दिन में कैसे बदले हैं। 3 दिन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, 9 मई, 10 मई और 11 मई की तस्वीर देखिए। यानी 9 मई को उत्तर प्रदेश में लगभग 26,000 मामले सामने आए, 26,000 से ज्यादा। 10 मई को देखिए 23,000 और 11 मई को देखिए 20,000, यानी लगभग 6 से 7,000 मामलों में कमी आना 3 दिन में बड़ी बात है। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात सुधर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं सुधर रहे हैं। बड़ी परेशानी ये है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के में संकट के वक्त भी कैसे सियासत हो रही है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया कह रही है हम भारत के साथ हैं, और देश का विपक्ष क्या कर रहा है? देश का विपक्ष क्या कह रहा है? रोज एक ट्वीट, रोज एक बयान। देखिए जरा, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह चुके हैं कि भारत उनकी जरूरत के वक्त साथ खड़ा था, आज वो भारत की जरूरत के साथ खड़े हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा। आपको याद है राहुल गांधी ने क्या कहा? आपको याद है सोनिया गांधी ने क्या कहा? आपको याद है बाकी विपक्ष ने क्या कहा? क्यों? फ्रांस के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि भारत के साथ हैं और कम से कम वैक्सीन की आपूर्ति पर भारत को किसी से भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। यह कहना है इमैनुअल मैक्रों का। आप सोचिए हमारे हिंदुस्तान में वैक्सीन पर क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। न सिर्फ वो, बल्कि मैं आपको बताऊं ब्रिटेन, यूके खुद भारत के साथ खड़ा है। बोरिस जॉनसन ये कह चुके हैं दुनिया की सबसे बड़ी मदद खुद यूके से आई, सबसे बड़ा कार्गो जो आया वो यूके से आया। 3 ऑक्सीजन प्लांट उसमें शामिल थे। सवाल यही है कि आखिर जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है इस संकट की स्थिति में, तो आखिर क्यों विपक्ष भारत विरोधी हो गया है? विपक्ष क्यों रोज एक सिर्फ ट्वीट करना जिम्मेदारी रह गई है? सुबह उठिए, आंखें खोलिए, ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठकर एक ट्वीट कर दीजिए और आपका काम पूरा हो गया। या इस ऐसे वक्त में वो करना चाहिए जो दुनिया के बाकी मुल्क कर रहे हैं कि वो भारत के साथ खड़े हैं। देखिए जरा इस डर्टी पॉलिटिक्स पर यह रिपोर्ट। कोरोना संकट पर सियासत कब तक? क्या आपदा में भी सियासत जरूरी है?
दुनिया भारत के साथ फिर क्यों तकरार? क्या ऐसे कोरोना से जीतेंगे जंग? कोरोना संकट के बीच पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, सिंगापुर सहित तमाम देश भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन देश में ही कोरोना के मुद्दे पर वार और पलटवार चल रहा है। सरकार और विपक्ष आमने सामने है। पहले लॉकडाउन पर विपक्ष ने सवाल उठाया, देसी वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया, ऑक्सीजन वेंटिलेटर के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, वैक्सीन की कमी पर सरकार को घेरा। मतलब सरकार के हर काम पर विपक्ष ने बस सरकार को घेरने की कोशिश की। संकट के वक्त भी विपक्ष बस सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त है। ऐसे में सवाल है, क्या कोरोना संकट पर सियासत करने से कोरोना पर काबू किया जा सकेगा? तो विपक्ष के इस गंदी सियासत पर आज बीजेपी के अध्यक्ष ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के अध्यक्ष अमूमन कम बोलते हैं। बीजेपी अमूमन पलटवार करने की इस वक्त मुद्रा में नहीं है, क्योंकि देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा, जब देश संकट से जूझ रहा है, कांग्रेस के आचरण दुखी करने वाले हैं। कांग्रेस के बड़े नेता लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठी दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विचारों के आधार पर विरोध करना बंद करें। अगर विचारधारा के आधार पर विरोध है, लेकिन देश का विरोध ना करें। इस स्थिति में देश के साथ खड़े हो, नकारात्मक सियासत बंद करें, नेगेटिविटी ना फैलाएं, क्योंकि लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। राहुल और उनके नेताओं को ओछेपन के लिए याद किया जाएगा, यानी जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल और विपक्ष को याद किया जाएगा ऐसे दौर में, बुरे वक्त में देश के की ओछी राजनीति कर रहे थे। ये बात ऐसे ही नहीं कही जेपी नड्डा ने। दरअसल पिछले लंबे वक्त से आप देख रहे हैं कि विपक्ष किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहा है। बल्कि सोनिया गांधी ने अब एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी क्या थी, आपको बताते हैं। दरअसल कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बैठक में एक प्रस्ताव बाकायदा पास किया। साथ ही सोनिया ने इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना संकट पर चिट्ठी लिखी थी। कोरोना पर कांग्रेस की सियासत आपको बताते हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी गलतियां स्वीकार कर लें। क्या इस वक्त गलती स्वीकार करना और बताने का वक्त है? लेकिन चिट्ठी में लिखा गया, गलती स्वीकार कर ले, या देश को मिलकर लड़ना चाहिए। दूसरी लहर का सामना करने में फेल हो गए। क्या इस वक्त फेल और पास बताने की जरूरत है? केंद्र ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। क्या इस वक्त जिम्मेदारियां तय करने की जरूरत है, या वक्त आएगा चुनाव का, जब चुनाव में जाने के दौरान लड़ाई कीजिए और इन मुद्दों पर लड़िएगा, लेकिन अभी नहीं। कोरोना पर जीत की घोषणा पहले की, वैक्सीन का मुद्दा राज्यों के हवाले कर दिया ये खुद, जबकि कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि वैक्सीन का विकेंद्रीकरण करिए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन करिए और राज्य अपने स्तर पर वैक्सीन ले सके। अब यह कर दिया गया तो कहा जा रहा है कि राज्यों को अलग कर दिया गया। दूसरी लहर को लेकर तैयारी नहीं थी। इस तरह के इल्जामात और आरोपों से अगर कोरोना भाग जाएगा तो बेशक देश के विपक्ष को ऐसे करने की इजाजत होनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये तो आपने देख लिया कि विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन देखिए जरा, आपको मैं बताने जा रहा हूं, अमेरिका भारत के साथ है। विपक्ष को जो करना है कर ले, अमेरिका भारत के साथ है। क्या कह रहा है अमेरिका, सुनिए जरा। We're helping India significantly. I spoke to Prime Minister Modi. What he needs most is he needs the material and the parts to be able to have his machines that can make the vaccine work. We're sending him that. We're sending him oxygen. We're sending him a lot of the precursors. So we're doing a lot for India. आपने सुना, बाइडेन कह रहे हैं हम भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति को सुना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता को सुना है, देखा है। रोज सुबह उठकर क्या ट्वीट करते हैं, देखिए जरा। रोज सुबह उठकर क्या ट्वीट करते हैं राहुल गांधी। सुबह उठे, मोबाइल उठाया, ट्वीट किया। पहला ट्वीट, मैं आपको 5 ट्वीट राहुल के लगातार दिखाऊंगा, कितनी नकारात्मक सियासत। लिख रहे हैं आरोग्य सेतु को दरअसल अयोग्य सेतु लिख रहे हैं। ध्यान से पढ़िए, जिसपे आप जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। कोविन ऐप को लिख रहे हैं नोविन जैसे ऐप नहीं बचाएंगे। क्या यह वक्त है इस तरह के ट्वीट करने का? नजदीक आकर जरा दिखाएं। एक और ट्वीट राहुल का मैं आपको दिखाता हूं। एक और 10 मई का ट्वीट देखिए राहुल गांधी का। विदेशी सहारा पाने पर छाती ठोकना निराशाजनक है। सोचिए, पूरी दुनिया से देश की मदद हो रही है, राहुल गांधी का यह कहना कि विदेशी सहारे पर छाती ठोकना निराशाजनक है, तो क्या विपक्ष इस वक्त आकर साथ खड़ा है? एक और ट्वीट देखिए राहुल गांधी का। बैक टू बैक मैं आपको 5 ट्वीट दिखा रहा हूं, कितनी सकारात्मक सियासत हो रही है। देश को प्रधानमंत्री आवास नहीं,
सांस चाहिए। क्या इस वक्त राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो कर लिया जाए? क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात वो कर रहे हैं बंद कर दिया जाए तो कोरोना महामारी रुक जाएगी? एक और ट्वीट देखिए। अगला ट्वीट राहुल गांधी का है कि जनता के प्राण जाएं पर प्रधानमंत्री की टैक्स वसूली ना जाए। इस वक्त क्या इस तरह की बातों की जरूरत है? नहीं। देश के लोगों को इस वक्त सकारात्मक सियासत की जरूरत है। देश के लोगों को चाहिए कि राहुल गांधी क्या निकलकर बाहर आए। मैंने आपको शुरू में तस्वीरें दिखाई, योगी आदित्यनाथ जिले जिले घूम रहे हैं, कोविड केयर सेंटर पर जा रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी ट्वीट से ही पूरी सियासत करेंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है। आइए अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन के, अब राहुल गांधी के ट्वीट आपने देख लिए, देखिए जरा। ब्रिटेन हिंदुस्तान के साथ है, ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा हुआ है। मैं सिर्फ ये बताने की मकसद ये है कि विपक्ष ऐसे वक्त में क्या कर रहा है और दुनिया भारत के साथ खड़ी, यानी दुनिया भारत के साथ है और विपक्ष भारत के विरोध पर आमादा है। सुनिए जरा। मुश्किल के इस वक्त में यूके भारत के साथ हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजने का फैसला किया है। कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलकर आगे बढ़ रहा है। सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है बुरे वक्त में। हम अपने परिवार में भी बुरे वक्त में एक साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं, न कि आपस में लड़ते हैं। आपस में लड़ना है सियासतदानों को, तो उसके लिए चुनाव है, तब आपस में लड़ सकते हैं, इस वक्त नहीं। लेकिन पहले दिन से यही हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, खास आपके लिए तैयार की गई है रिपोर्ट कि आखिर विपक्ष इस दौर में क्या कर रहा है, इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। देखिए जरा। एक तरफ देश में कोरोना पांव पसार रहा था तो दूसरी तरफ विपक्ष की सियासत संक्रमण के पोषण में भरपूर मदद कर रही थी। जब केंद्र ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया तो राहुल गांधी ने सवाल उठाए। जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ। 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है। राहुल के साथ ही प्रियंका गांधी ने भी जमकर सियासत की। कोरोना की महामारी के बीच वो भी किसानों को भड़काती रही। 28 जनवरी को एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी रहेगी। किसान देश का हित है, जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं वो देशद्रोही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन की शुरुआत हुई, सियासत तब भी नहीं रुकी। अखिलेश ने सवाल उठा दिए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अखिलेश के साथ ही कांग्रेस भी लगातार वैक्सीन पर सवाल उठाती रही। मोदी सरकार इस वैक्सीन के लिए ज्यादा मूल्य क्यों दे रही है, जिसका परीक्षण अभी फेज 1 और फेज 2 में 755 लोगों पर ही हुआ है और इसके तीसरे चरणों के परिणामों का अभी इंतजार है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो वैक्सीन को खतरनाक तक कह दिया। कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ, समय से पहले इसकी मंजूरी दी गई है, जो कि खतरनाक हो सकती है। तो देश के विपक्ष को सुन लिया आपने। आइए अब आपको सुनवाते हैं फ्रांस क्या कह रहा है। विपक्ष भारत के विरोध में और दुनिया भारत के साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति क्या कुछ कह रहे हैं, भारत के साथ खड़े हुए हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है इमैनुअल मैक्रों ने, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होते हुए उन्होंने कहा वैक्सीन को लेकर भारत को किसी से लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, यानी हिंदुस्तान को किसी के भाषण की जरूरत नहीं है, ये एक विदेशी राष्ट्रपति कह रहा है। और यहां हिंदुस्तान में विपक्ष सिर्फ भाषण दे रहा है, सिर्फ भाषण। सवाल यही है कि आखिर क्या भाषण से यह कोरोना भाग जाएगा? वैक्सीन को लेकर भारत को किसी से लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा। तो एक तरफ दुनिया भर के देश इस संकट की घड़ी में भारत के साथ हैं, तो वहीं देश में विपक्षी पार्टियां इस मौके पर सियासत करने का मौका नहीं छोड़ रही। विपक्ष की एक ही रट है, किसी भी तरह मोदी सरकार को फ्लॉप साबित कर दिया जाए। पिछले 7-8 साल में इसी कोशिश में लगे थे, संभव नहीं हो पाया। तो इस आपदा में ही अब अवसर खोज रहे हैं कि यह आखिरी मौका है, इसमें जितना भाषणबाजी, जितने नकारात्मक सियासत करनी है कर लो, क्योंकि देश अगर इससे उबर जाएगा फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी।
पहले लॉकडाउन लगाने पर आपको याद होगा सवाल उठाए वैक्सीन को लेकर गंदी सियासत की, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, यहां तक कि हमारे देश के नेताओं ने कह दिया। लेकिन ब्रिटेन में जब लॉकडाउन लगाया गया तो विपक्षी लेबर पार्टी ने इसका समर्थन किया था। आज तक कोई नेता को आपने सुना देश में कि प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन लगाया हो तो कहा हो हां ठीक लगाया, लॉकडाउन ना लगाया हो तो कहा हो हां ठीक नहीं लगाया, वैक्सीन के लिए कहा हो तो ये कहा हो हां हम जाकर वैक्सीन लगवा लेंगे। लेकिन ब्रिटेन के हालात किसी से छिपे नहीं है। ब्रिटेन की स्थिति क्या थी? दुनिया भर के तमाम देश जहां मेडिकल सिस्टम हमारे देश की तुलना में काफी बेहतर है, वहां भी कोरोना ने भारी तबाही मचाई और इनकी जनसंख्या, ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिन सब के स्वास्थ्य सेवाएं मेडिकल सिस्टम फेल हो गए, इनकी जनसंख्या हमारे कुछ राज्यों के बराबर भी नहीं है। तब सोचिए लोग फेल हो गए। अमेरिका में करीब 6 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अब यहां हालात काबू में। बाइडेन सरकार की सत्ता संभालने के बाद उन राज्यों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग में शानदार भूमिका निभाई जहां रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में। दरअसल कोरोना के खिलाफ जंग एक टीम गेम है। एक भी कड़ी ढीली पड़ेगी तो वायरस मजबूत हो जाएगा। यही इल्म हमारे सियासतदानों को नहीं आ रहा है, इसलिए इनकी सियासत के लिए भी किसी न किसी वैक्सीन की बहुत सख्त जरूरत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वायरस, सियासी ये जो वायरल है, इसके लिए तो कोई वैक्सीन आनी बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक सनसनीखेज खुलासा हम करने जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि वुहान इसी लैब से क्या वायरस निकला, क्या इसी लैब से वायरस निकला। आज हम एक्सक्लूसिवली उस साइंटिस्ट से आपको मिलवाएंगे जो साइंटिस्ट चीन की है और ये दावा करेगी कि ये वायरस चीन से निकला, जो ये दावा करेगी कि चीन का ये जैविक हथियार। और टेलीविजन पर पहली बार, टीवी पर पहली बार आप इस साइंटिस्ट को सुनने जा रहे हैं। ये साइंटिस्ट फिलहाल चीन में नहीं है क्योंकि इसकी जान को खतरा है। ये न्यूयॉर्क जा चुकी है साइंटिस्ट, लेकिन ये हिला देने वाला खुलासा करने जा रही है इस जैविक युद्ध पर। देखिए जरा ये रिपोर्ट। टीवी पर पहली बार चीनी वैज्ञानिक का सबसे बड़ा खुलासा, जैविक हथियार पर चीनी वैज्ञानिक का सच। ये कोरोना नहीं, चीन का जैविक हथियार है। दुनिया में होने वाली मौतें चीन के बायोलॉजिकल वेपन से हो रही हैं। ये कोरोना वायरस नहीं, दुनिया को खत्म करने के लिए चीन का हथियार है। ये कोई और नहीं कह रहा। पहली बार टेलीविजन पर चीन की साइंटिस्ट ने इस सबसे बड़े सच का खुलासा किया है। चीनी वैज्ञानिक को जान का खतरा है, इसलिए वो चीन छोड़ चुकी हैं। चीन की महिला साइंटिस्ट और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंगयान का कहना है कि कोरोना वायरस के पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन का ही हाथ है, जिसके जरिए चीन ने दुनिया में सबसे बड़ी जंग का आगाज कर दिया है। If you use the traditional bioweapon, they also have explained in their textbook that people may die suddenly. The mortality may be over 10% immediately, but that is easy to be found and easy to be identified as bioweapon. But this bioweapon, you know what is the key point as non-traditional and also unrestricted? Because it looks like nature occurring. That is the most important character of this non-traditional bioweapon, this unrestricted one. पिछले 1-2 साल से नहीं बल्कि चीन जैविक हथियार बनाने में पिछले काफी सालों से लगा हुआ है। लगभग 2005 से चीन इस तरह के बायो वेपन पर काम कर रहा है और दुनिया में कोहराम मचाने की पूरी प्लानिंग में लगा है। I called it as unrestricted bioweapon project. China government actually have the best materials and knowledge about this. And also from SARS-1, they really realized that this is a good material to develop the non-traditional bioweapon, which means the mortality doesn't need to be high. It can be low, but the main result is it can be long-lasting in the society. It targets humans very well, and it's invisible, easy carry, also stable in the environment, and also the secondary damage will ruin the enemy's society and also economics. That is the key point they want to achieve by using this unrestricted bioweapon.
ऐसे में सवाल यह कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे चीन का मकसद क्या है, उसका प्लान क्या है और चीन में वो कौन है जो इस पूरी साजिश को अमली जामा पहना रहा है। इसका जवाब है चीन की सत्ता में काबिज मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार। यानी चीन की सरकार से लेकर चीन सेना तक जैविक हथियारों के इस खेल में हाथ काले कर चुके हैं। मकसद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना था, लेकिन एक बार फिर धोखेबाज चीन का पर्दाफाश हो चुका है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये साइंटिस्ट हैं कौन, इनके बारे में जानकारी कर लीजिए। ये फिलहाल चीन में नहीं है, न्यूयॉर्क में है, क्योंकि चीन में इनकी जान को खतरा है। चीन की वैज्ञानिक है, इनका नाम है डॉक्टर ली मैंग यान। ये वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट हैं चीन की। हांगकांग स्कूल में काम कर रही हैं। न्यूयॉर्क में जो हांगकांग स्कूल है उसमें ये काम कर रही हैं। फिलहाल चीन में रहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि चीन के बारे में इन्होंने जो खुलासा किया उसके बाद चीन इनकी जान के पीछे पड़ गया है। कोरोना पर सबसे पहले ली ने ही रिसर्च की थी और कोरोना पर इस रिसर्च के बाद हड़कंप मच गया था। इनका साफ कहना था कि एक जो अफवाह फैलाई गई कि दरअसल जानवर से फैलता है कोरोना, तो ली मेंग यान का कहना है कि जानवर से नहीं फैलता, चीन दरअसल इसे झुठलाना चाहता था। इसके बाद वो आगे कहती हैं कि वुहान लैब में कोरोना बनाने का दावा, यही बात हम न जाने कब से कह रहे हैं, यही बात पूरी दुनिया कह रही है कि इस वायरस को चीन का जैविक हथियार है कोरोना। और ये बात खुद डॉक्टर ली मेंग यान ने कही है, जो आपने सुना। कौन सी और बड़ी बातें ली ने कही है, जल्दी से आपको बताते हैं क्या मकसद था इसका। खुद चीनी साइंटिस्ट की जो बड़ी बातें वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार ने वायरस बनाया, यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि ये वायरस चीन की सरकार ने बनाया। इसके बाद जो बड़ी चीज कही ली ने कि दुनिया की अर्थव्यवस्था तोड़ना मकसद था, क्योंकि अब लड़ाइयां मुल्कों के बीच हथियार से नहीं, अब मकसद है एक दूसरे की इकोनॉमी, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देना। चीन इस वक्त जश्न मना रहा है, यानी सोचिए दुनिया जब त्राहिमाम और कोहराम है उस वक्त चीन जश्न में डूबा हुआ है। यह बहुत डरा देने वाली बात है और यह तस्दीक करती है कि चीन का कितना बड़ा हाथ इसमें है। आपको बताएं, यह तो लगभग अब साफ हो चुका है कि कोरोना के पीछे चीन का ही हाथ है। लेकिन क्या कोरोना सिर्फ एक महामारी है? यह सवाल अब भी पुख्ता जवाब का इंतजार कर रहा है। हालांकि चीन की लैब में काम कर चुकी मशहूर वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान का दावा है कि कोरोना वायरस ना तो किसी जानवर से ना ही चमगादड़ से फैला है। इस वायरस के पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन का हाथ है, जिसे वुहान की एक लैब में बैठकर बनाया गया। ली मेंग का यह दावा कोई पहली बार सामने नहीं आया। इससे पहले भी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी और कोरोना दुनिया भर में कोहराम मचा रहा था, तब ली मेंग ने चीन की सरकार पर कोरोना फैलाने और उसे जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। डॉक्टर ली मेंग यान के मुताबिक वायरस की पहचान के लिए किसी को साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। वायरस का जीनोम सीक्वेंस एक इंसानी उंगलियों के निशान की तरह होता है, यानी आपकी जैसी उंगलियां हैं, इन निशानों की तरह वायरस का जीनोम सीक्वेंस होता है। इसके आधार पर यह पता चल जाता है कि वायरस लैब में बनाया गया है या वो प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है ये वायरस, या उसे लैब में तैयार किया गया है। ये वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चल सकता है। वायरस में इंसानी फिंगरप्रिंट की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि इसे इंसानों ने बनाया है। वायरस को हराने के लिए उसकी उत्पत्ति का पता होना जरूरी है, यानी ये वायरस कहां से उत्पन्न हुआ अब यह पता होना जरूरी है, तभी पूरी दुनिया से इसे हटाया जा सकेगा। अगर चीन ने दुनिया को सच बता दिया होता तो शायद इसे वक्त रहते नियंत्रित कर लिया जाता। तो ये बहुत जरूरी बात कही जो ली ने आपने सुना। और हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वली। सीधे डॉक्टर वली से बात करेंगे। डॉक्टर वली क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको डॉक्टर वली जरा जल्दी से बताइए। पूरा देश डरा और घबराया है, क्या ये जैविक हथियार क्या है चीन का, क्या हम सब उसके शिकार हो रहे हैं? डॉक्टर वली, ये वॉरफेयर में ये कैसे बनते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स? तो बायोलॉजिकल वेपन्स वायरस की जो नेचर है, उनका डीएनए है और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करके बनता है। वायरस के अंदर डीएनए होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। अगर हम उसको गलत अंदाज से रख देंगे तो वो वायरस नुकसानदेह हो जाएगा ह्यूमन रेस के लिए। और आप जैसे इसमें देख रहे हैं कोविड में कि किसी को पता ही नहीं था ये क्या क्या करता है, आज तक नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये बहुत ही एक हाई क्वालिटी रिसर्च में वायरसेस को मॉडिफाई किया जाता है, उनकी स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, फिर उनको फैलाया जाता है। तो बायोलॉजिकल वारफेयर का जहाँ तक ताल्लुक है वो सीक्रेट होता है।
तो ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए, पूरी दुनिया में हर रोज लोगों की मौतें हो रही हैं। हम सब क्या इसी बायोलॉजिकल वेपन के शिकार हो रहे हैं? देखिए जरा, देश अमेरिका, मौतें 5,96,000। क्या जैविक युद्ध से ये सारी मौतें हो रही हैं? हिंदुस्तान में 2.5 लाख लोगों की जान चली गई। क्या हम सब चीन के जैविक युद्ध का शिकार हैं? ब्राजील में 4,23,000 मौतें हो गई। क्या ये सब चीन का बायोलॉजिकल वेपन है जिसको झेलने के बाद ब्राजील में इतनी मौतें हुई? ब्रिटेन में 1,27,000 जानें जा चुकी हैं। अगर ये बायोलॉजिकल वेपन की वजह से हुआ है, डरा देने वाली तस्वीर पूरी दुनिया में देखिए जरा, हिला देने वाले आंकड़े पूरी दुनिया में 33,20,000 मौतें इस जैविक की जंग की भेंट चढ़ चुकी हैं। कि आखिर ये कहां जाकर रुकेगा? सवाल यही है। तो सवाल ये है, क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है जिस विश्व युद्ध को सभी झेल रहे हैं? और ये ऐसा विश्व युद्ध जो आर्मी नहीं, जिसमें आम आदमी शिकार हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चूर चूर हो रही है। देखिए जरा रिपोर्ट। शुरू हुआ तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन। अब विश्व युद्ध होने वाला है। चीन ने शुरू कर दी सबसे बड़ी जंग। पिछले लगभग 2 साल से दुनिया कोरोना वायरस से हो रहे कोराम को झेल रही है। अमेरिका से लेकर भारत तक में मौत का आंकड़ा आसमान छू रहा है। ब्राजील और इटली जैसे मुल्क भी इस वायरस के आगे घुटने टेक चुके हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, आपको कैसा लगेगा जब यह पता चलेगा दरअसल कोरोना कोई वायरस नहीं, ये तो चीन का जैविक हथियार है, जिसके जरिए चीन ने तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। वुहान में ये लैब थी और ये लोग कोरोना वायरस पे काम कर रहे थे, ये भी मालूम था सबको। मामला ये है कि जितने पेपर्स आ रहे हैं, चाहे पीएलए के हों, चाहे ऑस्ट्रेलियन जर्नल्स में हों, उसमें ये आ रहा है कि इन्होंने उन वायरस को उसको चेंज करने की कोशिश की और एक बायोलॉजिकल वारफेयर की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। भाई, तो सवाल यही है कि अब पूरे देश को, पूरी दुनिया को इससे लड़ना है और उसके बाद चीन से हिसाब बराबर करना है। बहरहाल आगे चलते हैं और बात बंगाल की करते हैं। बंगाल में बीजेपी ने अपने विधायकों को एक्स कैटेगरी सुरक्षा दी है। वजह यह थी, शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पिछले दिनों हमला हुआ। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ये एक वजह है कि ऐसे विधायकों को, बड़े नेताओं को सिक्योरिटी देनी पड़ी। बहरहाल शुभेंदु के पास पहले से सिक्योरिटी थी, लेकिन जो बीजेपी के 77 विधायक चुनकर आए उन्हें सिक्योरिटी दी गई। इसके बाद आपको दिखाते हैं लॉकेट चटर्जी पर। चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी पर हमला हुआ। 10 अप्रैल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि बंगाल में हालात कैसे हुए कि लॉकेट चटर्जी के काफिले पर हमला हुआ। लॉकेट चटर्जी ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। न सिर्फ लॉकेट चटर्जी, बल्कि एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, बीजेपी के एक और नेता पर की गाड़ी पर हमला हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, चूर चूर हो गए शीशे। ये बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बंगाल में इसलिए सुरक्षा दी गई है। बंगाल में बीजेपी के सभी विधायकों को एक्स कैटेगरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। उनके साथ कितने सुरक्षाकर्मी रहेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में खतरे में बीजेपी विधायक। केंद्र देगा विधायकों को सिक्योरिटी। 77 विधायकों को मिलेंगे कमांडो। चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा का तांडव सबने देखा। बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक चुनावी हिंसा का शिकार हुए। तब यही लगा कि चुनाव बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। चुनाव बाद हिंसा में और तेजी आ गई। 2 मई के बाद से अब तक बीजेपी के 14 कार्यकर्ता मारे गए, दर्जनों घायल हुए, महिलाओं को भी निशाना बनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुकानें लूटी गईं, घरों और दफ्तरों में आग लगा दी गई। करीब 1 लाख लोग पलायन को मजबूर हैं। ये सब होता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी 77 बीजेपी विधायकों को सिक्योरिटी देने का फैसला किया है।
इसके अलावा उन बीजेपी नेताओं की सिक्योरिटी भी बनी रहेगी जो चुनाव लड़े लेकिन हार गए और उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है। आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि बीजेपी के किन नेताओं को कौन सी सुरक्षा दी गई है। बंगाल की स्थिति पर नजर रखते हुए जल्दी से आपको दिखाते हैं। 61 विधायकों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, यानी बंगाल में बीजेपी ने अपने 61 विधायकों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी उनकी सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं और किसको क्या सिक्योरिटी दी गई है। 16 विधायकों को वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसके साथ साथ आपको बताऊं कुछ और खास सिक्योरिटी में सीआईएसएफ के कमांडो तैनात होंगे, यानी जो सिक्योरिटी दस्ता चलेगा उसमें सीआईएसएफ के कमांडो होंगे। साथ ही साथ सिक्योरिटी रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है। तो यह मैंने आपको बताया कि कैसे पहरे में बीजेपी के विधायक रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक्स कैटेगरी की जो सुरक्षा होगी वो एक्स कैटेगरी की सुरक्षा में लगभग 4 सीआईएसएफ के जवान हर वक्त साथ रहेंगे। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।